Hi viewers and my dear students, Assalamu alaikum and welcome to Speechify channel. Today we are going to discuss conceptual question of chapter number 14, current electricity. I, Mr. Muhammad Umair Raja, subject specialist physics. Today the questions to be dealt are these questions, conceptual question, and if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and must press the bell icon so that you can get timely notification. Let us move to the first conceptual question. It says that कैन करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन कि क्या सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कर सकता है। एक सर्किट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दो पॉइंट सेम पोटेंशियल में, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा? क्वेश्चन ये है। आंसर हम लिखते हैं नो। क्या? नो। वाई? करंट कैन नॉट फ्लो इन द सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सर्किट में बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा, पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर। Because for current to flow in the circuit, charges have to move from higher potential to lower potential. बिल्कुल ऐसे ही है कि करंट फ्लो करने के लिए चार्जेस का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करना मस्ट होता है। सेम पोटेंशियल पे होंगे तो चार्जेस डेफिनेटली मूव नहीं करेंगे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे कि चार्जेस हैव टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो रीजन फॉर चार्जेस टू मूव। कह रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्जेस के कोई रीजन नहीं है, क्यों मूव करेंगे। चार्जेस मूव भी तभी करते हैं जब हायर पोटेंशियल से पे होते हैं, तो अपने पोटेंशियल को लो करने के लिए, कम करने के लिए मूव करते हैं, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। जब सेम पोटेंशियल पे दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच में बिल्कुल भी चार्जेस मूव नहीं करेंगे। नीचे एक सर्किट बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं दो सेल्स हैं, दो बैटरीज कह लें, एक ब्लू कलर की 5 वोल्ट, रेड कलर 5 वोल्ट। अब दोनों को हमने ऐसे जोड़ा हुआ है कि लाइक दोनों की कैप्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं। दोनों की कैप्स, ब्लू कैप और रेड कैप, एक सेंटर में बिल्कुल आप देख सकते हैं जहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, कि दोनों की कैप्स को हमने आपस में जोड़ दी है। अब इस कंडीशन में सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आप इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से करके देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों कैप्स जो है पॉजिटिव है और दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसी पॉइंट से करंट पास नहीं करेगा और ओवरऑल सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसी चीज़ को हमने साथ मेंशन कर दिया है कि द बल्ब विल नॉट बी लाइट एंड अप बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द गिवन सर्किट। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट नहीं मूव करेगा, करंट नहीं मूव करेगा तो बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं होगा। Okay, in the next question, question number 2, it is that if aluminium and copper wires of the same length have the same resistance, which has the larger diameter and why? कि आपके पास एल्यूमिनियम वायर भी है, एक कॉपर वायर है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम है। आपने ये बताना है कि किसका डायमीटर ज़्यादा होगा। यानी कि सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि दोनों की सेम लेंथ लें और उनकी रेजिस्टेंस भी सेम हो। वैसे तो ज़ाहिर है लेंथ के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती है, मटेरियल के साथ रेजिस्टेंस चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो मटेरियल जो हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर हैं, उनकी जो लेंथ है वो सेम है, उनकी रेजिस्टेंस भी सेम है। आपने ये बताना है कि किसका डायमीटर ज़्यादा है, या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले इसको लिखते ऐसे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर आर सी लिख देते हैं इसको। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर उसको आर ए लिख देते हैं। ये इंडेक्स में ए और सी लिखना है ताकि इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से रेजिस्टेंस कॉपर की और कौन सी एल्यूमिनियम की। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, इसको रो पढ़ते हैं, जो पी के तरह का साइन लग रहा है वो पी और ई के इन बिटवीन एक साइन होता है जिसको आप कहते हो रो। तो resistivity of copper wire is rho C and resistivity of aluminum wire is rho A। rho RHO रो होता है जो कि resistivity को शो करता है। उसके बाद हम जो लेंथ ऑफ कॉपर वायर है उसको LC कह देते हैं और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर उसको हम LA कह देते हैं। सेम लाइक दिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर वायर इज AC and cross sectional area of aluminum wire is a small a। नाउ रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, जब आपने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो आपने पढ़ा कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इनका रेजिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि चूँकि कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आर सी इक्वल टू रो सी, एल सी एंड ए सी, यानी सारी चीज़ें हमने कॉपर के लिए ली हुई हैं।
और सेम लाइक दिस एल्यूमिनियम के लिए जब लेंगे यही फार्मूला तो हमारे पास बनेगा RA = ρA LA एंड AA, मतलब कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर। अच्छा, हम एज RC = RA, क्योंकि हमें गिवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर और रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर सेम है, इसलिए हमने लिख दिया RC = RA। और इसी तरीके से LC = LA, क्योंकि लेंथ भी दोनों वायर्स की सेम है। और इसके बाद जब हम RC और RA ऊपर जो हमने लिखा फार्मूला को इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा कि ρC LC/AC = ρA LA/AA। उसके बाद आप देख रहे हो कि LA और LC की आपस में कटिंग हो गई, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ऊपर गिवन है। और ये फार्मूला कुछ आपके पास यूँ बन जाता है कि AC = ρA/ρC। इसको थोड़ा सा आपने अरेंज किया तो ये आपके पास बन गए। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? यहाँ से हम ये इसको कंक्लूड करते हैं कि एज resistivity ρ of aluminium is greater than resistivity of copper, so area and hence diameter of aluminium is larger। कह रहा है चूँकि resistivity एल्यूमिनियम वायर की ज़्यादा है कॉपर से, तो इस वजह से जो एल्यूमिनियम वायर का एरिया है वो भी ज़्यादा होगा, और जब एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली डायमीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़ाहिर आप देख सकते हो दोनों रेशोज, एरिया के रेशो और रेजिस्टिविटी के रेशो इक्वल है। इट मीन्स के राइट साइड पे रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड पे उसका एरिया भी ज़्यादा है। और ए शो कर रहा है कि रेजिस्टिविटी जो एल्यूमिनियम वायर की है वो ज़्यादा है, मतलब कि वो कॉपर जो अच्छा कंडक्टर है, ये तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब है कि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी है लेकिन रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की अच्छी है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की अच्छी है तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, अगर रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो भी ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो उसका ऑब्वियसली डायमीटर भी ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन स्विच एंड क्लोज्ड स्विच ऑफ अ सर्किट। बहुत सिंपल सा प्लान सा आसान सा क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में आपने बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ओपन सर्किट से मुराद ये होता है, जैसे कि हमें आपको फर्स्ट फिगर में नजर आ रहा है, लाइक वो आपस में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है, तो ये ओपन सर्किट है। और सेकंड फिगर में आप देख सकते हो जहाँ पे क्लोज सर्किट लिखा हुआ भी है कि लाइक आपस में लाइक एक वायर से जॉइन किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। और यहाँ ओपन सर्किट में भी ज़्यादा रजिस्टर तो नहीं, लेकिन सर्किट जो वो इनकम्प्लीट है। तो हम क्या लिखते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ओपन स्विच सर्किट इज इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा, मेजर नहीं की जा सकती। कि ओपन सर्किट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर है रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो करंट को प्रिवेंट करती है, करंट को आई मीन के अपोज करती है, करंट को मूव नहीं करने देती, या एटलीस्ट रास्ते पर रुकावट होती है। तो जब ये सर्किट आपके पास ओपन है तो क्या इस ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो करेगा? जितनी मर्जी बड़ी बैटरी लगा दें, ऑब्वियसली नहीं। इट मीन्स कि इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड स्विच सर्किट इज ज़ीरो। और जब क्लोज स्विच सर्किट है मीन्स कि उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब वायर की अपने कोई रेजिस्टेंस होती है लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो आपके पास इस क्लोज्ड सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है, और ओपन सर्किट में मैक्सिमम है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बड़ा मज़े का है, और आप इसको खुद भी सोचते होंगे, आपके माइंड में भी डेफिनेटली ये बात कभी ना कभी आई होगी। क्वेश्चन ये है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक परिंदा जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ये जो आपकी मेन ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, आपको ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई होती हैं, ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक आ रही होती हैं। बट इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोकटेड वाई। कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर तो बैठा हुआ है लेकिन वो उस इलेक्ट्रोकटेड नहीं है, मीन्स कि उसमें से करंट पास नहीं कर रहा है, वो करंट से डैमेज नहीं हो रहा। क्यों? और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई, जब ये उड़ने की कोशिश करता है, उड़ता है, इट टचेज अनदर बर्ड दैट इज सिटिंग ऑन सेकंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पोल। कि जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो दूसरी वायर के ऊपर, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो एक परिंदा बैठा है उसके साथ टच हो जाता है। फिर क्या होता है? नाउ इट इज़ हैवीली इलेक्ट्रोकटेड वायर। कि अब इस टाइम पे ये हैवीली इलेक्ट्रोकटेड होगा हुआ है कि इसमें लाइक बहुत हाई करंट पास करेगा या इसको बहुत बुरे तरीके से करंट डैमेज करेगा। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो ऊपर ब्लैक कलर में शो किया गया, इट मीन्स के दो बर्ड्स हैं जो कि सेपरेट ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बैठे हुए हैं, करंट वाली वायर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। वैसे आपको बता दूं कि एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव, यानी कि एक में करंट है
और एक में करंट नहीं होता, जब वो न्यूट्रल वायर के तौर पे काम करती है। बहरहाल एक न्यूट्रल वायर पे है नेगेटिव पे, एक लाइव वायर पे है या करंट वाले वायर पे है पॉजिटिव, जो कि ब्लैक कलर में आपको ऊपर शो हो रहा है। तो दोनों के दोनों बर्ड सेफ हैं, मज़े में, मस्ती में, मौज में, किसी को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन जब एक बर्ड उनमें से लाइक उड़ने की कोशिश करता है और उड़ते समय, उड़ते हुए, उड़ने के दौरान वो दूसरे बर्ड के साथ टच हो जाता है, जैसे सेकंड फिगर जो ब्लू कलर में बनी है उसमें उसमें आप देख सकते हैं, उसमें शो किया गया है। तो कह रहे हैं इस केस में दे आर इलेक्ट्रोक्यूटेड हैवीली, मतलब दोनों बर्ड्स के अंदर से बहुत हाई अमाउंट में करंट पास करता है और दोनों लाइक करंट से डैमेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आंसर ये है, व्हेन द बर्ड सिट्स ऑन अ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, जब एक परिंदा सिंगल ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बैठता है, करंट वाले वायर के ऊपर बैठता है, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोकटेड, उसमें से कोई करंट पास नहीं करता, बिकॉज सर्किट ऑफ करंट इज इनकम्प्लीट एंड नो करंट पासिस थ्रू द बर्ड। जी, कि सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट से मुराद ये होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, खा वो किसी डिवाइस के थ्रू कोई बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन आपस में कनेक्शन होना चाहिए, तभी करंट पास करता है। इस केस में चूंकि बर्ड सेपरेट लाइंस के ऊपर बैठे हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आप सेपरेट हैं, तो कोई करंट पास नहीं करेगा, तो किसी को भी ये डैमेज नहीं करेगा। बट व्हेन इट टचेज अनदर बर्ड ऑन सेकंड ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन जब उड़ते हुए, उड़ने के दौरान जब ये दूसरे परिंदे से टच हो जाएगा, जिनके एक बर्ड आप ज़ाहिर है जो पॉजिटिव वायर से टच हो रहा है, सेकंड नेगेटिव के साथ, और दोनों आपस में भी टच हो रहे हैं, तो क्या होगा? But when it touches another bird on second transmission line, circuit of current is completed and current passes through birds and both birds are heavily electrocuted. जी, कि इस केस के दौरान क्या होगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, फिगर बी में या लाइक सेकंड फिगर में जिसमें रेड कलर से आपको शो किया गया आई, आई मींस करंट, कि जब ये बर्ड आपस में टच होते हैं और साथ साथ में ट्रांसमिशन लाइन के साथ भी टच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक करंट का पाथ कंप्लीट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जैसे यहाँ पे शो किया गया। तो वो बर्ड्स के अंदर से पास करके जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बर्ड्स को सीवियरली बैडली डैमेज करेगा। जबकि पहले केस में चूंकि सर्किट इनकम्प्लीट था और इस वजह से उनके अंदर कोई भी करंट पास नहीं कर रहा था और वो सेफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, कि यू आर गिवन 5 रेजिस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स बट यू आर आस्क्ड टू फॉर्म देम, you're asked to form a circuit whose resistance is smaller than any given resistance. How can you make such circuit with given resistances? कि 5 रेजिस्टेंस आपको दे दी गई हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, हर एक की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि आप इन सबको मिला के यूज़ करते हुए कोई ऐसा सर्किट बनाएं कि उस सर्किट के रेजिस्टेंस जो है वो इन सब रेजिस्टेंस से स्मॉलर हो, कम हो, मतलब किसी एक रेजिस्टेंस को भी लें तो उससे भी कम हो, यानी कि कलेक्टिव रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सारे रेजिस्टेंस से कम हो। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। हम करेंगे ये कि when these 5 resistances are connected in parallel, the equivalent resistance, or you can say total resistance of combination, is smaller than any of the given resistances. कह रहे कि जब ये 5 रेजिस्टेंस जो आपको गिवन हैं, इन 5 रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या टोटल रेजिस्टेंस है वो कम होगी इन जो 5 इंडिविजुअल रेजिस्टर किसी एक रेजिस्टेंस से भी, मतलब किसी एक स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस को लें उससे भी कम होगी इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस, अगर ये सारे के सारे रेजिस्टर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो प्रूफ में हम कहते हैं कि लेट्स से, अब हमने अपने मर्जी से वैल्यूज ले लिए, कोई भी वैल्यूज लेके आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 1 ओहम, R2 जो है वो 2 ओहम, R3 3 ओहम, R4 4 ओहम, R5 5 ओहम। मैंने लाइक अपनी मर्जी से 5 रजिस्टर लिए, उनकी वैल्यूज भी 1 2 3 4 5 ओहम ले लिए, ताकि जस्ट प्रूफ करना है कि क्या जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वो इनमें से जो सबसे स्मॉलर है, ऑब्वियसली इस केस में तो 1 है, तो क्या इससे भी कम होगी कि नहीं, देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, या लाइक व्हेन रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला: 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5, यानी कि सारे रेजिस्टेंसेस जितने भी हैं उन सब के रेसिप्रोकल्स को आप आपस में ऐड कर दोगे और इस तरीके से R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। तो हमने भी यही किया कि 5 हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो सारे के रेसिप्रोकल हमने आपस में ऐड कर दिए। अब देखते हैं कि जब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, तो क्या होगा कि ज़ाहिर राइट साइड पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 का एलसीएम 60 आ जाएगा। आगे आप उसको ज़ाहिर है कि पता है एलसीएम के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं।
तो 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 इन सबको ऊपर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 137/60। अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपके पास 137/60 जो है वो इक्वल है 1/r इक्वलेंट। आपने तो r इक्वलेंट निकालना था, तो आपने क्या किया कि दोनों साइड पे आपने रेसिप्रोकल ले लिया, तो क्या बन गया कि r इक्वलेंट बाय 1 इज इक्वल टू 60/137, और 60/137 करते तो आपके पास 0.437 आ जाता है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 0.437 है, जो कि लेस है R1 से। R1 आपके पास 1 ओहम था। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो किसी भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होती है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी और कर दी। और फाइनल हम इस पर कंक्लूड करते हैं क्या क्या कि हेंस R इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन एनी ऑफ द गिवन रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि जी यू आर गिवन n वायर्स each of resistance R. What is the ratio of maximum to minimum resistance obtainable from these wires? आपको n वायर्स गिवन, n वायर्स से मुराद कुछ भी नंबर, कुछ भी तादाद हो सकती है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि उन सारी वायर्स को यूज़ करते हुए जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप इससे अचीव कर सकते हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं, इन दोनों के रेशो क्या होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। कि हम कहते हैं कि द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जी, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होते हैं कि जो रेजिस्टेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे एड अप हो जाते हैं और आपके पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम बन जाती है। तो फॉर n रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, जब आपके पास n रेजिस्टेंस होंगे तो आप उसको ज़ाहिर है सबको आपस में सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, लाइक जितने भी रेजिस्टर्स सबको आपस में ऐड करते जाएंगे आप। तो इस केस में भी क्या होगा, जब आपने ऐड कर दिया तो आपके पास बन गई ये NR, मतलब टोटल जितने भी n से मुराद 5 6 जितने भी है उसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये NR हो जाएगा। और इसी तरीके से एंड द रेजिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और आर इक्विवेलेंट इसकी फाइंड करेंगे तो हमारा फार्मूला हमारे पास है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, लाइक जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके रेसिप्रोकल्स को आपस में ऐड कर देंगे। और आर आर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस वायर्स की सेम है। R1 R2 R3 हम नहीं लिख रहे क्योंकि सबके रेजिस्टेंस सेम है, तो हम उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सबको जब ऐड कर दोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाई 1/r। अब n मल्टीप्लाई 1/r से मुराद ये कि जितने भी रजिस्टर हैं यहाँ पे n की जगह पे वो आ जाएगा। तो ये लेट से 5 रजिस्टर है तो 5 मल्टीप्लाई 1/r, क्योंकि वो देखे ना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी दफ़ा ये ऐड हो रहे हैं, n टाइम्स। n टाइम्स मतलब कि जितना रजिस्टर है, इसलिए आप लिख देते हैं n मल्टीप्लाई 1/r, या ये बन जाता है n/r। और अगर R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ज़रा ये रेसिप्रोकल आई मीन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर n/r है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो राइट साइड में भी आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R/n हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ गई R/n। अब बात करते हैं रेशो की, द रेशो बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। तो रेशो में आप ले लेंगे NR यानी कि जो सीरीज का रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई पैरेलल के रेजिस्टेंस R/n, और इसको फिर आप ज़रा डिवाइड के नीचे जो चीज़ है R/n उसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये n/r हो जाएगा। और इस तरीके से r और r कैंसिल हो जाएगा और n मल्टीप्लाई n n स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स जिनके बीच में रेशियो है वो n स्क्वायर के इक्वल है। आगे क्वेश्चन है 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट, यानी कि उसकी पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, and second bulb 200 watt and 220 volt have tungsten filament, दोनों का फिलामेंट सेम मटेरियल टंगस्टन का है, of the same length, और फिलामेंट की लेंथ भी सेम है। which bulb will have thicker filament, किस फिलामेंट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। दो फिलामेंट ऑफ द बल्ब में, फिलामेंट लाइक वो जो बारीक सी वायर एक होती है जो ग्लो करती है बल्ब के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो फिलामेंट बल्ब जो है उसके फिलामेंट दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, दोनों फिलामेंट के बने हुए टंगस्टन के बने हुए हैं। और एक की जो पावर वोल्टेज की जो रेशो है आप कह लें या उसकी जो रेटिंग्स हैं वो 100 वाट और 220 वोल्ट है, और सेकंड बल्ब की जो वो 200 वाट एंड 220 वोल्ट।
और पूछा आपसे ये जा रहा है कि किस फिलामेंट की थिकनेस ज़्यादा होगी या कौन सा ज़्यादा थिकर होगा। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 R1 इक्वल टू V1 स्क्र ओवर P1। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल टू वी स्क्र बाय R होता है। इसको हमने अरेंज कर दिया कि R इज इक्वल टू वी स्क्र बाय P। और चूंकि हम बल्ब 1 की बात करें तो इंडेक्स में हमने सबके साथ 1 1 लगा दिया। R1 इज इक्वल टू V1 स्क्र ओवर P1। वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू 220 वोल्ट का 220 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। पावर आपके पास 100 है, डिवाइड कर देंगे 100 से, ये आपके पास आ जाएगा 484 ओहम। सेम लाइक दिस फॉर बल्ब 2 R2 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 जो कि आ जाएगा 242 ओहम। एज रेजिस्टिविटी रो 1 इज इक्वल टू रो 2। यहाँ पे आप कह रहे हो कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है और लेंथ भी सेम है क्योंकि ये गिवन है। तो आपने क्या लिखा है, सो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा था फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस में, या फिर ए को मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे तो आपके पास बन जाएगा आर ए इज इक्वल टू रो एल। अब राइट साइड पे देखें तो रो और एल दो चीज़ें आ रही हैं और दोनों की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी और लेंथ जब वो सेम है तो इसलिए राइट साइड दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये फार्मूला हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों बल्ब्स के लिए कि R1A1 इज इक्वल टू R2A2 या R1 बाय R2 इज इक्वल टू A2 बाय A1। यहाँ पे आप देखें जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वहाँ से एरिया का रिलेशन उसके रिवर्स है। मतलब R1 है, R2 नीचे है, वहाँ पे A2 ऊपर है, A1 नीचे है। तो रेसिप्रोकल है या रिवर्स रिलेशन है। तो इसको ग्राफ फाइंड कर लेंगे R1 और R2 की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके। तो 484 डिवाइडेड बाई 242 इज इक्वल टू A2 बाई A1। डिवीजन के बाद 484 को 242 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 या A1 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो 2A1 इज इक्वल टू A2। यानी कि जो A2 है, जो एरिया 2 है, सेकंड बल्ब के फिलामेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फर्स्ट बल्ब के फिलामेंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के 2 टाइम है, डबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल है तो उसका मीन्स कि थिकनेस डबल है, थिकनेस ज़्यादा है। तो आप कह देंगे कि सो फिलामेंट ऑफ बल्ब 2 इज थिकर देन बल्ब 1। ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। वाई आर वी एडवाइज नॉट टू टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड, फर्स्ट ड्राई योर हैंड। कि हमें ये क्यों बताया जाता है, समझाया जाता है, नसीहत की जाती है कि गीले हाथों के साथ आप स्विच को या करंट वाली वायर किसी को भी के जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी भी वायर को टच मत करें गीले हाथों के साथ। ऐसा क्यों है? तो द रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन स्किन इज अबाउट 50,000 ओहम एंड दैट ऑफ वेट स्किन इज 5,000 ओहम। सो व्हेन हैंड इज वेट इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस 10 टाइम्स। कह रहे जब हाथ गीले होते हैं तो रेजिस्टेंस तकरीबन 10 गुना कम हो जाती है, 10 टाइम्स कम हो जाती है। सो द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंक्रीजेस। तो ज़ाहिर है कि जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट पास करने के चांसेस ज़्यादा हैं, इनके इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इलेक्ट्रिक शॉक्स, इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स को अवॉइड करने के लिए हैंड्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर टचिंग द वायर और एनी स्विच। कि किसी भी वायर को टच करना या स्विच टच करने से पहले हाथों को ड्राई कर लेना चाहिए, खुश्क कर लेना चाहिए ताकि इस तरह के किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। 9 क्वेश्चन है, वाई इज इट डेंजरस टू टच अ लाइव वायर वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ बेयर फुटेड। कि जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं और आप नंगे पाँव हैं तो आप किसी भी करंट वाली वायर को, लाइव वायर को टच करना आपके लिए डेंजरस होता है। ऐसे क्यों होता है? तो आंसर इसका ये है कि व्हेन यू आर बेयर फुटेड, जब आप नंगे पाँव हैं, एंड टच द लाइव वायर देयर इज़ द डेंजर दैट करंट फ्लोज फ्रॉम योर बॉडी टू द ग्राउंड। कि आपके जब पाँव नंगे हैं और आप किसी करंट वाली वायर को टच कर रहे हैं तो ख़तरा होता है कि करंट आपकी बॉडी से पास करता हुआ ग्राउंड में पास कर जाएगा, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक शॉक फॉर यू। बट व्हेन योर फीट आर कवर्ड विद प्लास्टिक शूज और स्लीपर्स, द करंट कैन नॉट कंप्लीट द सर्किट एंड इलेक्ट्रिक शॉक में बी अवॉइडेड। कह रहे कि जब आपने पाँव में स्लीपर्स के, प्लास्टिक के कोई शूज़ वगैरह पहने हुए हैं तो करंट का चूँकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब बर्ड्स वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन में आई गेस या थर्ड जो भी था, कि आपके पास अगर सर्किट करंट का कंप्लीट नहीं हो रहा तो करंट पास नहीं कर सकता और वो आपके लिए किसी भी लिहाज से डेंजरस नहीं है। तो अगर आप बेयर फुटेड टच करेंगे तो चूँकि आपकी बॉडी भी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, कंडक्टर है और ग्राउंड के अंदर भी करंट पास हो जाता है तो लाइक करंट का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट पास कर जाता है। लेकिन जब आप कोई इंसुलेटेड
शूज़ पहनते हो, स्लीपर्स पहनते हो, तो जो कि आप करंट के सर्किट को ब्रेक कर देते हो, तो इसलिए वो आपके लिए डेंजरस नहीं होता और आपको वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। Question number 10. Sometime if your one of the car's headlamps is burnt or not working but second lamp still gives light, what do you conclude about connection of headlamps from this observation? कह रहे कि आपने देखा होगा कभी कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट एक जल भी जाए, उसका लैंप जल जाए, उसके बावजूद सेकंड लाइट जो चलती रहती है, जलती रहती है, उस रोशनी देती रहती है। तो इससे आप जो 2 लाइट्स के बीच में कनेक्शन है, उसके बारे में क्या कंक्लूड करेंगे? मतलब वो सीरीज़ में है या पैरेलल में? तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेन वन हेडलाइट और लैंप इज़ बर्न्ड, द सेकंड स्टिल गिव्स लाइट, कि अगर एक बर्न भी हो जाए दूसरा फिर भी लाइट देता है, बिकॉज़ 2 लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि दोनों जो लैंप्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बिकॉज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द रेजिस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद बैटरी, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर जो होता है, अब इस केस में लैंप्स जो हैं वो रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं या रेजिस्टर हम इसको कहेंगे। तो क्या होता है कि वो सारे के सारे बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये नहीं होता कि जैसे सीरीज़ में एक जहाँ बैंड होता है दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है तीसरा स्टार्ट होता है। नीचे आप सर्किट में भी देखेंगे कि 2 लैंप्स शो किए गए हैं, लैंप 1 और लैंप 2, और एक ब्लू कलर की वायर यानी कि लाइव वायर जिसमें करंट जा रहा है वो शो की गई है। तो अब दोनों के साथ सेपरेटली कनेक्टेड है और जो नेगेटिव वायर है वो भी दोनों के साथ सेपरेटली कनेक्टेड है। ये जो यू टाइप का आपको बीच में कट सा के नज़र आ रहा है, वो बेसिकली ये शो हो रहा है कि दोनों वायर टच नहीं हो रही, एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहे हैं, ठीक है, टच नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट्स से लैंप 1 अगर आपका फ्यूज़ भी हो जाता है, तो लैंप 2 को चूँकि पावर मिल रही है बैटरी से डायरेक्ट, तो वो चलता रहेगा। तो ये इनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि शो दैट वोल्ट एम्पेयर इज़ इक्वल टू वाट एस ए यूनिट ऑफ पावर। कह रहे हैं कि एस ए यूनिट ऑफ पावर जो वो वाट होता है, तो आप ये शो करेंगे वाट कैसे वोल्ट और एम्पेयर के, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर के इक्वल है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एज पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, कि पावर जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। आपने फार्मूला पढ़ा है कि पी इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, एज पावर इज मेजर्ड इन वाट, पावर को वाट में मेजर किया जाता है। यहाँ पे वाट लिखा हुआ है, इसको वाट कर दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड करंट इज इन एम्पेयर्स, करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है। सो अगर आप ऊपर वाला फार्मूला देखें वन सेकेंड के पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी पावर का यूनिट लिखें वाट, वी का यूनिट लिखें वोल्ट और आई का यूनिट लिखें एम्पेयर। तो आपके पास आ जाता है पावर, सॉरी 1 वाट या वाट इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पेयर। और यही चीज़ आपने बस प्रूव करनी थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ भी आ रही हैं, आपके लिए ये मेरी बात पे यकीन करें कि मेहनतें हो रही हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको सब्सक्राइब तो चैनल को आपने कर ही लिया होगा, नहीं तो कर लें हैं। इस वीडियो को लाइक भी डेफिनेटली करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा और मेरे चैनल की भी किसी हद तक प्रमोशन हो और मेरा चैनल भी यूट्यूब के साथ रजिस्टर हो सके। ओके, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी, अपने अजीज़ों का भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।